नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो कि एक बार फिर से मजबूत होता दिख रहा है। हालांकि पुलिस का बॉर्डर पर सख्त पहरा है। गाजीपुर बॉर्डर के इलाके में किलाबंदी कर दी गई है, तो वहीं कई जगहों पर आंदोलनकारियों को विरोध भी किया जा रहा है और सरकार की तरफ से भी लगातार आंदोलन को लेकर के विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है। किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आंदोलन वाली सभी जगहों पर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। रातों रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया। 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना के बाद लगातार किसान वापस जा रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने का आदेश भी दिया गया था। लेकिन एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जत्थों का जुटना शुरू हो गया है। जितनी जगहों पर आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है, वहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो या फिर सिंघू या फिर टीकरी बॉर्डर की, अचानक से सभी जगहों पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जवान है तो दूसरी तरफ किसान। ये तस्वीर 67 दिन से ऐसे ही बनी हुई है। समाधान कब होगा इसका कुछ पता नहीं। बीच बीच में हंगामा भी हो रहा है और पुलिस लोगों पर नजर रख रही है। जो 26 जनवरी को हिंसक घटना देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार सख्त होती नज़र आ रही है। इस वक्त यदि मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो टेंट लगे हुए हैं, यही टीकरी बॉर्डर के ऊपर पिछले 65 दिनों से इसी तरह से किसान यहीं बैठे हुए हैं और बाकायदा जो स्टेज बनाई गई है, यहीं से तमाम जो किसान के नेता हैं वो यहीं से अपना भाषण देते हैं, इन लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं और अलग अलग इलाकों से, पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हुए हैं वो यहीं टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अब जिस तरह से 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद से सीधे तौर पर जिस तरह की तस्वीर बनती जा रही है, उस बीच एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर ही नहीं, तमाम बॉर्डर्स पर। सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन तक हंगामा हुआ। स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के पास पहुंच गए और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। हालांकि पत्थरबाजी को लेकर विवाद भी हुआ। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 67 दिन हो चुके हैं, लगातार सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन जारी है और सीधा आपको तस्वीर दिखाते हुए बात करूंगा। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और आईटीबीपी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे मौजूद और लगातार सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। लगातार हज़ारों की तादाद में दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे और 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई है सिंघू बॉर्डर में। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर में जो किसान हैं वो जुड़ सकते हैं पंजाब हरियाणा से। और कल यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम बातचीत का जो दौर है वो फिर से शुरू करना चाहते हैं। हालांकि हमारी मांग वही है कि 3 कृषि बिल को पूरी तरीके से रद्द करना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कहना है कि वो तभी हटेंगे जब तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत की अपील के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार का टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं, अब घटने वाला नहीं है। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ? हम 200 लोग आए। 200 लोग आप आए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ और 100 ट्रैक्टरों के साथ आया हूँ। सर, मेरा नाम राकेश पंडित, देशभक्त राकेश पंडित है। इसने से हमारे किसान भाई यहाँ पे पड़े हैं और एक कहावत और बोलूंगा, किसान के उन्होंने हमारे किसान भाइयों को देशद्रोही ठहराया था और देशद्रोही बताया था। किसान के 2 ही बेटे होते हैं, एक होता है जवान और एक होता है किसान। अगर मोदी जी के आपकी मन की बात पहुँचनी चाहिए सरकार को, ये आपका साफ तौर पर कहना है। आप एक मिनट और भी किसानों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? शामली से। आप लोग कितने लोग आए हैं और कब आए थे? 50 लोग आए हैं। पहले 25 को आए थे, 26 को यहाँ थे। 26 के बाद हम चले गए थे। 29 को फिर जब अंश हुआ है, जब हम 50 लोग आए।
राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए हैं। धरने के विरोध में उतरे स्थानीय लोगों ने धरना खत्म करने के लिए महापंचायत की और एक बार फिर से 84 गांव के किसान बॉर्डर पर आमने सामने हो गए। हरियाणा के स्थानीय लोग भी बॉर्डर पर मंच लगाकर विरोध जताने में जुटे हैं। आंदोलन पर घमासान हो रहा है तो सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर कहा कि आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं बल्कि भटके हुए लोग हैं। थके हुए वे लोग हैं जिन्होंने कभी एमएसपी नहीं दी, वो आज किसानों का दुखड़ा रो रहे हैं। जिनके नीचे से जमीन खिसक गई है, जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, देश में अराजकता और हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, भोले भाले किसानों को हथियार बनाना चाहता है, ये तमाम मोदी विरोधी लोग आज एकजुट होकर के सरकार को अस्थिर करने का काम, देश में हिंसा और उपद्रव फैलाने का काम में लगे हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देश की जनता जानती है कि इस देश का भला, इस प्रदेश का भला मोदी और मनोहर कर सकते हैं। इसलिए पूरे देश की जनता और किसान मोदी सरकार के साथ हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार किसानों के साथ होने की बात कही जा रही है और साथ ही सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार हमेशा अड़ियल रवैया अपनाई रही। उसके बावजूद जब किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस आ रहा है, सब मना रहे हैं, हम भी मनाएंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे पूरे अनुशासन से, पहले सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया और ऐन समय पर रास्ते तय करने लगे, वो भी ढंग से नहीं किए। मैं समझती हूँ इसमें फेलियर प्रशासन से ज़्यादा सरकार का है, क्योंकि डायरेक्शन नेतृत्व सरकार का होता है और जो बातें बाद में सामने आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे साफ नज़र आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरह के तत्व जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके तत्व बीच में घुसाए गए, शरारत की गई है, ये सामने आ गई हैं बातें। 3 दिन से इंटरनेट बंद है पूरे देश में, कई राज्यों में। ये कौन सी इमरजेंसी लगी है? क्या आपने कभी देखा है ऐसा? और ऐसा कौन सा था? कहाँ हिंसा की आपको शंका थी? क्या आज तक कहीं हिंसा हुई है हरियाणा में? मुझे बताइए। उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। जो दिल्ली में वैसे तो ये आंदोलन महीनों से चल रहा था, पूरी तरह शांतिपूर्ण और जो है अनुशासित था, मगर 26 तारीख को कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, चाहे लाल किले की बात हो, चाहे कहीं और कई जगह उपद्रव की बात आई थी, तो उनके पीछे जो भी हैं दोषी, उन दोषियों पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और वो एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के बाद उन दोषियों के नाम तय हों और उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन उसके बहाने जो निर्दोष किसान हैं, जो शांति के रास्ते पे ही रहे, उन लोगों पर मैं समझता हूँ कि अगर जो है उनको निशाना बनाया जाएगा या कोई झूठे मुकदमेबाजी की बात आएगी या और किसी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। इस तरीके से सरकार किसान की आवाज़ नहीं दबाती। लेकिन एक बात साफ है कि कमजोर पड़ रहे आंदोलन में एक बार फिर जान सी आ गई है। काफिला बढ़ रहा है तो इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी कड़ी की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे आंदोलन की दशा और दिशा क्या रहती है और सरकार आंदोलन को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में 26 जनवरी को हुई लाल किले की घटना का जिक्र किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान देखकर देश को दुख हुआ। हालांकि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना। सीएम मनोहर लाल अंबाला में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे और अनिल विज कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही 2 महीने से अस्वस्थ हैं। अब सीएम मनोहर लाल अनिल विज का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही किसान आंदोलन के बीच
सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज करीब 2 महीने बाद मिले। विज को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रोहतक पीजीआई और फिर गुरुग्राम के मेदांता में दाखिल करवाया गया था और अब विज अंबाला में अपने निवास स्थान पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री के जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की। विशेष बातचीत वाला विषय नहीं था, तो क्योंकि विज साहब काफ़ी दिनों से पिछले कोविड के कारण से अस्पताल में रहे, घर पर भी काफ़ी दिनों से अब अस्वस्थ चल रहे थे। आज प्रभु कृपा से एकदम स्वस्थ हैं और मैं तो मिलने के लिए आज मैं आया हूं। आज मिल करके हमने सबने शुभकामना की है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम सब मिल करके काम में लगेंगे। आगे की बात है कि हमारे बहुत ही नीलम शर्मा जी बहुत ही कांग्रेस की एक पुरानी एक कार्यकर्त्री रही हैं और आज इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथ इनके परिवार के लोग भी हैं, कांग्रेस के और बहुत से लोग हैं जो छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब एक टीम के रूप में आगे काम करेंगे, इनका सबका मान सम्मान बनाकर रखेंगे। मैं लगभग 2 महीने से कोरोना से मैं बीमार हूँ, तो पहले भी वो आए थे, मेदांता में भी आए थे और आज वो हालचाल पूछ रहे। इसके साथ ही प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने बॉर्डर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को बेवजह बताया, तो वहीं सूबे के गृह मंत्री ने कहा कि कुछ चीजों को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व होता है और इसी के तहत इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां संभलेंगी सेवा बहाल कर दी जाएगी। हम लोगों ने जितनी व्यवस्थाएं पहले अब तक की हैं, कांग्रेस तो कभी पूरे जन्म में भी नहीं कर सकती थी। हमने सब व्यवस्थाएं, कोविड का पूरा साल निकल गया जिसके अंदर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन सब कुछ किया था, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी 26 जनवरी के बाद बनाई गई हैं और उसमें मैं समझता हूँ कांग्रेस ने भी उस सारे में अपना जो कुछ योगदान किया है वो बिल्कुल भी जिसको कहना चाहिए उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन इस सारी घटना के बाद चीज़ों को कंट्रोल करना, रोकना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कुछ फैसले लिए हैं, उन फैसलों के कारण से वो इंटरनेट बंद रखना ही शायद उचित था, लेकिन अब जैसे स्थितियां सामान्य हो रही हैं धीरे धीरे उनको सब इंटरनेट की सारी की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, तो उसके तहत ये उठाए गए और जल्दी ये बहाल हो गए। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली नीलम शर्मा का भी पार्टी में स्वागत किया गया। जाहिर है किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के हालात कंट्रोल में रखना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अब प्रदेश के कई जिलों में लोग आंदोलन का विरोध करते भी नजर आ रहे हैं और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। इस सब के बीच सीएम और गृह मंत्री के बीच इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अंबाला से अमन कपूर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द करने में जल्दबाजी नहीं की गई, बल्कि नियम के मुताबिक फैसला लिया गया। देखिए अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं सर, इसके बारे में बात नहीं। इसमें सर वो शैलजा उसका एक नियम है कि जो 6 महीने के अंदर चुनाव करना होता है, तो वही है नियम सबके लिए। इसमें हमारा कोई रोल भी नहीं है, वैसे चुनाव आयोग जो है वही डेटें उसकी निश्चित करता है, वही चुनाव कराता है। इसमें शैलजा कह रही कि बहुत जल्दी से फैसला लिया बीजेपी ने जी। किसमें? ये जो इसको प्रदीप चौधरी को नहीं, उसमें नियम ही ऐसा है, अगर 3 साल से ज्यादा कोई सजा किसी को होती है तो नियम ही है ऐसा हमारा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने जल्दी कर दिया या देर कर दिया, नियम ही ऐसा है उसमें है। तो सर जो 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा। हर बार बजट से पहले नूंह जिले में रहने वाले लोग रेल की सौगात मिलने का सपना देखते हैं, लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया और इस बार भी नूंह मेवात के लोगों को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ देख रहे हैं, सिटी मेरी उम्र हो गई 70 साल। यहाँ रेल की बहुत प्रतीक्षा करती है जनता।
देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर नूह जिले का रेल का सपना आज तक अधूरा है। आजादी के बाद हर राजनीतिक दल की सरकार आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने मेवात के लोगों के रेल के सपने को हकीकत में नहीं बदला। यही वजह है कि अब तो नूह जिले के लोगों की ट्रेन की आस भी टूटने लगी है। हम यही कहना चाहते हैं जो मेवात के लिए रेल का स्पेशल बजट रखा जाए और हमें उम्मीद थी भी हमें इस बजट में मेवात के लिए बजट पे होगा। देखो जो और डिस्ट्रिक्ट में रेल की सुविधा है, मेवात में रेल की सुविधा नहीं है। तो दूर दराज जैसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, नज़दीक जो एरिया पड़ते हैं, रेल की यहाँ सुविधा होनी चाहिए। बजट में जो रेल भी मेवात के लिए शामिल कर दी जाए तो हम लोग बहुत रोजगार भी मिल जाएगा और आने जाने में सहूलियत हो जाएगी। यही हमारी मांग है जी, रेल में हमें शामिल किया जाए। गुरुग्राम जैसे विकसित जिले से 2005 में अलग जिला बनने वाला नूह सूबे का 20वां जिला बना। अलग जिला बनने के बाद लोगों में एक बार फिर ट्रेन मिलने की उम्मीद जागी, लेकिन नूह की जनता का ये इंतजार लंबा होता चला गया। इस जिले के हजारों लोग रेल देखे बिना ही दुनिया को अलविदा कह गए और कुछ लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रेन को यहाँ की करीब 70% आबादी ने देखा तक नहीं है। सफर करना तो दूर की बात है। हमारा इलाका में रेल है ही नहीं। दिल्ली में हम पहुँचे ही नहीं तो हम रेल देखते कहाँ से। और अगर रेल हमारे इलाका में आ जाए तो हमारा सारा फायदा होता चलेगा। वहाँ बाहर जो गाँव के आदमी हैं वो शहर तक दूध पहुँचा सका, कोई भी बिजनेस के काम में हमें फ़ायदा हो सके, तो यह तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर ये आने वाले बजट में हमारा नंबर ले लिया जाए रेल को तो बहुत अच्छी बात है। रेल आनी चाहिए जी हमारे यहाँ, और कोई कारोबारी ना बगैर रेल के, और रेल देखी बिना हमने अभी तक। कंपनी आ जाए भाई हमारे कंपनी भी आनी चाहिए ही। मेरी उम्र होगी 70 साल और 70 साल से मैं देखता आ रहा हूँ जब से मुझे सूरत है। यहाँ रेल की खूब प्रतीक्षा करती है जनता, लेकिन अभी तक यहाँ रेल नहीं आई। अगर रेल आ जाए तो हमारा अनाज भी दूध भी जो भी कारोबार है वो दिल्ली हम देख सकते हैं। दिल्ली के करीब और गुरुग्राम जैसे विकसित जिले से सटे होने के बाद भी नूह जिला आज भी विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। इसकी एक वजह रेल सेवा का ना होना भी है। करीब 11 लाख की आबादी वाले मुस्लिम बाहुल्य जिले को अगर ट्रेन मिली होती तो यहाँ का दूध, सब्जी आदि का व्यापार बढ़ता और साथ ही एनसीआर के शहरों में नौकरी कर रहे युवा आज इस जिले को तरक्की की पटरी पर तेजी से दौड़ा रहे होते। बजट में हमारी मेवात का हिस्सा होना चाहिए। मेवात के लोगों की गरीबी दूर हो, हमारा दूध भी बिकेगा, रेल से जाएंगे, गरीबी मेवात की दूर होगी। और सरकार से यही मांगे हमारी तो कि भाई हमारी मेवात का हिस्सा रेल बजट में हो। पहले से हर साल बजट पास होता है, आश्वासन सरकार दे देती है। बाकी हमें उम्मीद है हमारे हरियाणा की जो खट्टर सरकार है, अच्छा ईमानदार सीएम है हमारा हरियाणा का, ये हमारा हिस्सा जरूर मेवात पर डालेगा। इसमें यह है जी कि आज तक तो रेल हमने देखी ना है बुजुर्ग लोहिदास का कबर में। बाकी उम्मीद करते हैं कि अब 2021 में हमें उम्मीद है कि यहाँ रेलवे में मेवात को जोड़ा जाएगा और रेलवे लाइन में अगर रेल का यहाँ बजट पास हो जाता है, रेल आ जाती है तो यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। चुनाव के समय हर राजनीतिक दल जिले को ट्रेन की सौगात देने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये वादा सिर्फ वादा रह जाता है। हालांकि मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पहले कांग्रेस और अब बीजेपी में रहते हुए नूह जिले को रेल सेवा की मांग को संसद तक उठाया, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। एक बार फिर बजट आने वाला है, लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी मेवात के लोगों को उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही है। मेवात में जो आया हर तरह की समस्या से हमें देखना पड़ रहा है। जहाँ तक रेल की बात है तो इधर चले जाओ अलवर से पहले ट्रेन नहीं है, इधर चले जाओ दिल्ली से पहले ट्रेन नहीं है।
मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी सरकार इस बार खासकर ध्यान दे। मेवात के लिए एक सौगात के तौर पे हमें ये मिले। हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर नज़र रखेगी और इस बजट में हमारा नंबर आएगा। रेल की सिटी बाढ़ देख रहे हैं, अक्कत रेल की सिटी एक दिन होगा हमने देखी ना आज तक रेल की सिटी बजती। रेल आ जाए तो रोजगार मिल जाए मेवात के लोगों को। कोई दूध का धंधो कर लिए, कोई किसान का धंधो कर लिए, दिल्ली दूध से बिक जावे, मेहनत मजदूरी हो ही जावे जब रेल निकल जावे। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मेट्रो दौड़ रही है। देश में अब बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, लेकिन नूह जिला अभी भी ट्रेन के लिए तरस रहा है। ऐसे में इस बार नूह जिले को ट्रेन की सौगात मिलनी चाहिए, ताकि ये जिला भी ट्रेन की सहायता से विकास की पटरी पर रफ्तार से दौड़ सके। नूह से कासिम खान, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रदेश में 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसकी घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97 से 98% हो गया है, लेकिन फिर भी अभिभावकों की अनुमति बच्चों को स्कूल भेजने में जरूर होगी। सभी स्कूल खुलेंगे, जो 6ठी से लेके 8वीं तक जितने भी स्कूल हैं, वो प्राइवेट भी सरकारी स्कूल का 10:30 से 1:30 बजे तक का, या उसमें कोई परिवर्तन? 3.5 घंटे का टाइम हमने रखा है बच्चों के लिए। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।